दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में बगावत का धुआं उठना शुरू हो गया है। एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से। और नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ही इस देश में बीजेपी के अंदर का अमृतकाल बना दिया गया। उस अमृतकाल से कहीं ना कहीं उसके विष को पीने के लिए लोग अब तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर बीजेपी के अंदर जो अमृतकाल चल रहा है कि एक व्यक्ति ऊपर से तय करेगा, दूसरा व्यक्ति उस टास्क को अंजाम दिलाएगा और तीसरे व्यक्ति की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में उस टास्क को सबको बताने की होगी। दरअसल उस सिस्टम के खिलाफ जिस तरह से राज्य दर राज्य बगावत का सिलसिला, बगावत का धुआं उठना शुरू हुआ है, वो किसी कारण बताओ नोटिस से ठंडा नहीं होना है। और जितनों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, ये एक बेहद छोटी संख्या है। इतनी छोटी संख्या कि अब कोई किसी नेता को मुखौटा कह के भी अपनी इतिश्री नहीं करवाना चाहता, बल्कि बात मुखौटे से आगे तक चली गई है। बात वहां तक पहुंच गई है कि आखिर वो कौन सी रवायत बीजेपी में चल रही है जिसमें दिल्ली की मर्जी का आला कमान प्रदेश में, दिल्ली की मर्जी का संगठन प्रमुख प्रदेश में और दिल्ली की मर्जी के अधिकारी पूरे सिस्टम पर हावी होते हुए उस सिस्टम को अपने कंट्रोल में इस तरह से ला करके रखे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने की स्थिति में है। संघ की शाखा से दीक्षित होकर आए हुए लोग, भले ही उनके विचारधारा से कोई सहमत हो या न हो, क्या उनका काम टेंट लगवाना और माइक की व्यवस्था करना है? अब तो टेंट लगवाने और माइक की व्यवस्था का काम भी उनसे लेकर कंपनियों को आउटसोर्स किया जा रहा है। तो फिर भाजपा में कार्यकर्ताओं की जरूरत क्या है, क्षेत्रीय छत्रपों की जरूरत क्या है, नेताओं की जरूरत क्या है? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में सामने आकर खड़े हो गए हैं जब इस देश में मोदी नाम केवलम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल मंत्र बना दिया गया। एक ऐसा मूल मंत्र जो आपने भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बजाय मौजूदा प्रधानमंत्री को ही श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। यह उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जब तक 4 बार मोदी शब्द का इस्तेमाल न हो तब तक किसी भाजपा नेता का कोई जवाब पूरा नहीं होता। और इसी के खिलाफ, इस प्रवृत्ति के खिलाफ राज्यों में भी नए नए मोदी गढ़े जाने की इस व्यवस्था के खिलाफ जब कार्यकर्ताओं ने आवाज उठानी शुरू की, वरिष्ठ नेताओं ने आवाज उठानी शुरू की, तो कारण बताओ नोटिस दिया गया। फिलहाल तो 3 सामने आए हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी संख्या 300 भी हो सकती है। और जो 3 सामने आए हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है। हरियाणा में एक समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाने वाले अनिल विज, राजस्थान में मीणा समाज के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे। इन सब ने एक स्वर में अलग अलग राज्यों की अपनी परिस्थितियों के अनुरूप पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। चलाने के तौर तरीकों को, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को, राज्य में संगठन या सत्ता में शीर्ष पर बिठाए गए व्यक्ति की कार्य प्रणाली को, और इन सब से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सिस्टम को। तो क्या सिस्टम के सहारे ही सत्ता की तरफ पार्टी को भी चलाया जाएगा? क्या पार्टी के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी मॉडल है और उस ब्यूरोक्रेसी मॉडल में एक ऊपर प्रकाशमान पुंज है और उसके नीचे तमाम लोग उस प्रकाश से झुलस जाएं या उस प्रकाश से प्रकाशित हो, ये तय करने का अधिकार उन्हें भी नहीं है कि वो प्रकाश उन्हें झुलसा रहा है या उन्हें प्रकाशित कर रहा है। लेकिन चारों तरफ मैसेज यही दिया जाए कि ऊपर के प्रकाश पुंज से, पार्टी के शीर्ष के प्रकाश पुंज से तमाम लोग प्रकाशित हो रहे हैं, तब सब तक प्रकाश पहुंच रहा है। लेकिन प्रकाश कितना पहुंच रहा है, इस बगावती तेवर से आप समझ सकते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें गोपीनाथ मुंडे की बेटी को इस तरह के बोल बोलने पड़े। मैं एक एक कर बताता हूं कि कहां बगावत हुई और उसके पीछे आगे कहां कहां किस रूप में परिस्थितियां सामने आनी है, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा अपनी 2 जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का महकमा संभाल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के नाते पार्टी के स्वास्थ्य की उन्हें फिलहाल ऐसा लगता है कि चिंताएं कम है। होनी भी कम इसलिए चाहिए क्योंकि पार्टी में तो उन्हें सिर्फ घोषणा करने के लिए रखा गया है, डिसीजन कहीं और से आ रहा है। और जब डिसीजन कहीं और से आ रहा है तो सोचने की बात नहीं है कि आखिर वो आ कहां से रहा है। पंकजा मुंडे ने कई सारे सवाल उठाए। वो चुनाव जीती भी, हारी भी, मंत्री भी रही और मौजूदा दौर में उन्हें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा। वो क्षेत्रीय पार्टी बनाने तक की बातें कर रही हैं और साफ साफ उन्होंने कहा है कि उनके पिता के समर्थक इतने क्षमतावान हैं कि कभी भी वो अपनी पार्टी फ्लोट करने के लिए जा सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं सीधे सीधे कि लोगों ने जिस मंशा के साथ बदलाव किया, लोगों ने जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसका सपना देखा और लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। और रही बात अनिल विज की, जो कई बार खुलेआम मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जता चुके हैं, वो अनिल विज हरियाणा में कभी पार्टी की पहचान माने जाते थे। वो नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के कार्यकलापों से तनिक भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन चाहे नायब सैनी हो या मोहन लाल बडौली, चाहे भजन लाल शर्मा हो या देवेंद्र फडणवीस, पार्टी में इनकी भूमिका एक मोहरे तक की है। पार्टी में सब कुछ दिल्ली से तय होता है। अभी देख रहे हैं कि एक धार्मिक आयोजन में एक राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है, प्रोटोकॉल ऑफिसर की। वो प्रोटोकॉल ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कभी एक मंत्री आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी गवर्नर आ रहे हैं, तो कभी राष्ट्रपति आ रही हैं, कभी पूर्व राष्ट्रपति आ रहे हैं। सबको ले जाकर के डुबकी लगवाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है। जैसे पूरे प्रदेश में 24 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले प्रदेश में सिर्फ एक प्रोटोकॉल मंत्री की, प्रोटोकॉल ऑफिसर की जिम्मेदारियों तक मुख्यमंत्री को सीमित कर दिया गया। यही स्थिति दूसरे राज्यों में है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरफ नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है, उस मॉडल में आप देखते क्या हैं, तमाम बड़े मंत्रालय पार्टी के कार्यकर्ताओं की छोड़िए वो किनके जिम्मे है, वो तमाम बड़े मंत्रालयों में अधिकांश जगहों पर रिटायर्ड ऑफिसर या वीआरएस ले चुके ऑफिसर बिठाए गए हैं। रेल मंत्री, आईटी मंत्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना प्रसारण मंत्री, ये सब कौन लोग हैं? एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति में रेलवे भी चलाने की क्षमता है। इस देश में 140 करोड़ के देश में भाजपा को ऐसे 3 लोग नहीं मिल रहे जहां 3 बड़े मंत्रालय दिए जा सके। रेलवे भी वही, आईबी भी वही और आईटी भी वही। कमाल का टैलेंट है अश्विनी वैष्णव में। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टैलेंट उसमें है ही नहीं। जिस भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसे टैलेंट कार्यकर्ता मिले जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, अब आगे कोई टैलेंटेड कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मोदी, शाह और जेपी नड्डा के अलावा मिल ही नहीं रहा है। जो रेल मंत्री बन सके, जो आईटी मिनिस्टर बन सके, जो विदेश मंत्री बन सके, जो सूचना प्रसारण मंत्री बन सके, वो सीधे ऊपर से लाकर थोप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी को भेजा गया था। चर्चा थी कि उन्हें भी वहां पर मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें 17वां उपाध्यक्ष बनना पड़ा। तो 17वां उपाध्यक्ष यूपी में वो दौर था जब बना दिया गया, वो साल दूसरा था, आज साल दूसरा है। पहले आपने देखा कि भाजपा मुख्यालय में बैठकें होती थी, जीत के बाद जब जलसा होता था तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मंच पर बिठाए जाते थे। अभी दिल्ली की जीत के बाद जो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया भाजपा मुख्यालय से, क्या वहां राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दिखाई दिए किसी को? मोदी, शाह और जेपी नड्डा तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहां गए दोनों पूर्व अध्यक्ष, कहां गए सरकार के दोनों बड़े मंत्री? इस पर कोई कड़ी निंदा नहीं कर रहा। लेकिन कड़ी निंदा का स्वर, कड़ी निंदा का कॉपीराइट लेने वाले लोगों ने चुप्पी साध कर भले ही बंद कर रखा हो, लेकिन कड़ी निंदा पंकजा मुंडे तो कहीं ना कहीं इशारों में कर ही रही है। क्या दिक्कतें हैं पंकजा मुंडे की? पंकजा मुंडे की एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती है और वहां जीएसटी के अधिकारियों की दबिश पड़ी थी। और बकौल पंकजा मुंडे कि जब उन्होंने अफसरों से बात की तो कहा कि ऊपर से आदेश आया था।
कौन है ऊपर से आदेश देने वाले लोग जो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ गोपीनाथ मुंडे की बेटी के स्वामित्व में चलने वाली फैक्ट्री पर जीएसटी का छापा डालते हैं? यह यूं ही नहीं होता। मुख्यमंत्री पद की दावेदार वो भी थी, उनके मन में भी महत्वाकांक्षा थी कि जहां तक उनके पिता नहीं पहुंच पाए वहां वो पहुंच जाए। किरोड़ी लाल मीणा की भी यही समस्या थी, लेकिन बात अनिल विज, किरोड़ी लाल मीणा या पंकजा मुंडे की ही नहीं है। बात दूसरे राज्यों में भी आप देखें तो कहां बगावत के स्वर नहीं उभर रहे, किस तरह से पार्टी चलाई जा रही है। आपको एक एक कर बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी भाजपा बची है और कितने बाहरी लोग आकर बीजेपी के ऊपर काबिज हो गए हैं। असम से शुरू करें, हेमंता बिस्व शर्मा, उनका पॉलिटिकल डीएनए तो कहीं से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वाला नहीं था, वो तो कांग्रेस पार्टी में थे। एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनका मोहभंग तब हो गया जब वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, तब उनका मोहभंग हो गया। शुभेंदु अधिकारी ईडी का प्रेम पत्र पाने के बाद भाजपाई हुए, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए। वैसे ईडी का प्रेम पत्र हेमंता बिस्व शर्मा को भी मिला था। अब उसके आगे जाकर के देखें कहां से शुरू किया जाए। मंत्रियों की गिनती छोड़ दीजिए, एक पेसीएम कहे गए थे जिन पर पेसीएम का आरोप लगा था, पेटीएम की तर्ज पर पेसीएम चुनावी जुमला बन गया था कर्नाटक में। कहां से आए थे? बसवराज बोम्मई, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एसआर बोम्मई के बेटे, जनता दल रूट से आए थे, वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिए गए। ठीक इसी तरीके से दिल्ली में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने चुनाव भी लड़ा था। अब भाजपा के कार्यकर्ता जाएं तो जाएं कहां? बिहार में सम्राट चौधरी, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जहां सम्राट चौधरी उस पार्टी में घूमकर नहीं आए होंगे, वो बिहार में चेहरा बना दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के ऊपर मौसम वैज्ञानिकों को थोपने का जो मौजूदा मॉडल का प्रयोग कर रही है, उस मौजूदा मॉडल में आप क्या देख सकते हैं? आखिर अंदर बैठा हुआ कार्यकर्ता जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और उस पीढ़ी दर पीढ़ी की सेवा के बाद उसे मिला क्या? उसे सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में या झंडा ढोने वाला समझ लिया गया। स्वाभाविक है कि वो बगावत करेगा। बिहार में सुशील कुमार मोदी को किस तरह डिप्टी सीएम के पद से रुखसत होना पड़ा, उसे सभी जानते हैं। किस तरह शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से रुखसत होना पड़ा, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और किस तरह वसुंधरा राजे, जो आज भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, उनको उनकी दावेदारी को दरकिनार कर दिल्ली ने रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें की, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो क्या यह देश रबर स्टाम्प के भरोसे चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी रबर स्टाम्प के भरोसे चलेगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव पिछले 9 महीनों में नहीं हो पाया? दोहरी जिम्मेदारी नड्डा साहब निभा रहे हैं और उन्हें निभाने दिया जा रहा है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अब रबर स्टाम्प ही भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे? और दूसरा, रबर स्टाम्प ढूंढने में उपयुक्त व्यक्ति मिल नहीं पा रहा है। कारण क्या है? ये वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सिरमौर हुआ करते थे और जिन्ना की मजार से जब तक वो दिल्ली लौटते उसके पहले ही पार्टी के संगठन मंत्री संजय जोशी ने उनका इस्तीफा मांग लिया था बतौर पार्टी अध्यक्ष। और पूरी पार्टी अपने सिरमौर, अपने पोस्टर बॉय लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता संगठन महामंत्री संजय जोशी के पीछे खड़ी हो गई थी। ये पार्टी थी कार्यकर्ताओं की। आज क्या है? सदन से सड़क तक एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी मोदी मोदी, यही लगाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लालू यादव वाला वो अंदाज नहीं आता है जो आप लोग देखते हैं कि लालू यादव किस तरह से अपने फनी स्टाइल में फनी स्पीच देते हुए मोदी मोदी नारे को आपने यूट्यूब पर देखा होगा, कैसे वो बताते हैं। मुझे वो अंदाज नहीं पता, लेकिन हकीकत भारतीय जनता पार्टी की यही है कि सुप्रीमो कल्चर में, अवतारवाद में इस तरह ढाल दिया गया है कि एक व्यक्ति जो एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, और भाजपा के कार्यकर्ता वाकई इस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कितने दिनों तक मानेंगे? अर्थव्यवस्था रसातल में,
अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस देश में रोजगार की स्थिति रसातल में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रसातल में। आखिर मनरेगा और कृषि कितने लोगों को ढोएगी? 5 किलो राशन कितने लोगों को ढोएगा? और जिस तरह से पूरी दुनिया में डंका बजने की बातें कही जा रही थी, अब तो उस पर भी कुठाराघात हो गया, जब जंजीरों में जकड़े हुए लोग, हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर डिपोर्ट किए जा रहे हैं। कोलंबिया जैसा छोटा देश प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन दिल्ली प्रतिरोध नहीं कर पा रही है। दिल्ली में प्रतिरोध करने का मादा है, लेकिन 56 इंच की छाती सिर्फ कार्यकर्ताओं के ऊपर अपनी दबिश बनाए रखने के लिए है, पार्टी के ऊपर सिर्फ अपना कंट्रोल साबित करने के लिए है, और कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी इच्छा के ऊपर कुठाराघात के लिए 56 इंच की छाती तो नहीं है। कई सारे सवाल हैं। किस राज्य में बगावत का धुआं नहीं उठ रहा है? किस राज्य में बगावती तेवर भाजपा के कार्यकर्ता नहीं अपना रहे हैं? लेकिन सवाल यही है कि आखिर उनके पीछे कौन है? क्या उनके पीछे संघ है? क्या उनके पीछे नागपुर है? क्या उनके पीछे पार्टी में उपेक्षित किए जा रहे लोग हैं? क्या उनके पीछे कार्यकर्ताओं की अपनी वेदना है? दरअसल उन सब के पीछे ये तमाम फैक्टर जिसकी मैंने गिनती की, वो सब कम या ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा कोई कारण इसके लिए जिम्मेदार है, तो वो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से दिन प्रतिदिन वो पीड़ा में, वेदना में जी रहे कार्यकर्ताओं की, भाजपा के स्थानीय नेताओं की, जिन्हें सुप्रीमो कल्चर में कोई सुन नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से भाजपा शासित राज्यों में शासन चलाया जा रहा है, और इन सब से जो उपेक्षा हो रही है वो उपेक्षित कार्यकर्ताओं की अपनी भावना है, क्योंकि वो भी जनता के बीच जाने से कतरा रहे। अभी बिहार में कुछ दिनों पहले का एक वाकया आपको बताता हूं। संघ के लोग पहुंचे थे और भाजपा के मंत्रियों को उन्होंने साफ साफ कह दिया, बुला करके कह दिया कि आप लोग अगर जनता का काम और कार्यकर्ता का काम नहीं करा पा रहे हैं, खासकर कार्यकर्ता का काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप क्यों मंत्री पद पर बने हुए हैं? मंत्री अपनी वेदना प्रकट करते हैं कि सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बिहार में विपक्ष परिवर्तन हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो चाहे, उनकी टीम जो चाहे, उसे चाहे डिप्टी सीएम हो या कोई कागजों पर बने हुए लोग हैं, वो उसी तरह से चलेंगे, तभी गठबंधन निभेगा, नहीं तो नहीं निभेगा। चलिए, वहां गठबंधन धर्म की बात है तो मजबूरी में बर्दाश्त कर रहे हैं बिहार में। मध्य प्रदेश में कौन सा गठबंधन धर्म है? महाराष्ट्र में कौन सा गठबंधन धर्म है? अनिल विज के राज में कौन सा गठबंधन धर्म है हरियाणा में? और राजस्थान में कौन सा गठबंधन धर्म है कि वहां से आवाजें उठ रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में एक जो नई रवायत हुई, वो उस रवायत के एकदम विपरीत थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी से जाकर कार्यकर्ता सीधे लड़ जाता था। आम कार्यकर्ता अपनी भड़ास शीर्ष नेतृत्व तक जाकर निकाल देता था। अब वो स्थिति भाजपा में नहीं रही। चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी, अब आडवाणी की पार्टी नहीं रही। आडवाणी की पार्टी पर अडानी की छाया ज्यादा बड़ी हो गई, जिसका कारण यह है कि अब पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के एक ऐसे ट्रैप में जाकर फंस गई जहां कार्यकर्ता भी जनता की तरह उपभोक्ता समझे जाने लगे। यानी बायर और सेलर के बीच में, खरीदार विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में, कंज्यूमर और सेलर के बीच में जो रिश्ता है, कार्यकर्ता और पार्टी के बीच में वही रिश्ता बनाकर छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा है कि अब लॉयल्टी वाले पैरामीटर को भूल जाइए। लॉयल्टी वाला पैरामीटर, प्रतिबद्धता वाला पैरामीटर होता तो कपिल मिश्रा जो विधायक बनकर दिल्ली में आए हैं, कौन सी कितनी खराब बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी, जो सुनकर सब कोई दंग रह गया था। लेकिन आज कपिल मिश्रा का नाम तो कुछ लोग भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में चला रहे हैं। तो अब प्रतिबद्धता और वैचारिक निष्ठा जैसी बातें खत्म हो गई। अब कार्यकर्ताओं को भी उपभोक्ता समझने की जो मानसिकता विकसित हुई, उसमें अभी तो आप देख रहे हैं कि ये अंगड़ाई है, अभी ये झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। देखते जाइए कार्यकर्ता कब तक बर्दाश्त करेगा। बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने देखे हैं, ऑन कैमरा देखे हैं, जब उमा भारती ने भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व के सामने, कैमरे के सामने सबका नाम लेकर सबको सुनाते हुए खुली बगावत कर दी थी।
फर्क इतना है कि ईडी खुली बगावत की इजाजत शायद ही दे पाए, क्योंकि आज की तारीख में जिस पर भी लगाम कसनी है उस पर ईडी का, सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो पिंजड़ाबंद तोतों का इस्तेमाल होता है। लेकिन तोते तो आखिर तोते ठहरे, तोते से लंबे वक्त तक कोई डरता नहीं है। आने वाले वक्त में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर इतना तो मानना होगा कि ये त्रिमूर्ति जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो पंकजा मुंडे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर राज्य में उन तमाम नेताओं के प्रेरणा स्रोत बनने जा रहे हैं जो पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो देखते जाइए ये खेल आगे क्लाइमेक्स तक कब पहुंचता है, और बहुत जल्द आपको मैं महाराष्ट्र के बारे में एक बड़ी खबर दूंगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह का खेल चल रहा है। दिल्ली में एक दल विशेष के विधायक डेरा डाले हुए हैं और उस डेरा डालने के पीछे असली खेल क्या है, फडणवीस साहब कितने दिनों तक निश्चिंत हैं मौजूदा निजाम के दौर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।